हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली व्हाट इज़ ग्रोथ? ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल. Generally, growth is accompanied by metabolic processes, both anabolic and catabolic, that occur at the expense of energy. इसका मतलब सिंपली ये है कि ऐसा कोई भी चेंज जो कि ऑर्गेनिज्म में हो जिसकी वजह से उसमें कुछ इंक्रीज़ दिखे, उसके मास में इंक्रीज़ दिखे, उसे ग्रोथ कहा जाएगा. और ये रिवर्सिबल नहीं हो सकता है. जैसा कि इस फिगर में देखने को मिल रहा है, ये बीन का एक सीड है, जर्मिनेट करता है, नीचे की ओर रूट आती है, हाइपोकोटाइल, हाइपो नीचे की ओर है इसलिए हाइपोकोटाइल, यहाँ से रूट्स निकलते हैं. देन कॉटिलेडन्स, अब इसके ऊपर के हिस्से से निकलेगा एपिकोटाइल. सी हियर इट इज़ एपिकोटाइल हुक. अब यहाँ से कॉटिलेडन्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. सीड कोट जब फट जाता है तो इसमें से नए लीव्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. इस स्ट्रक्चर में देखिए, हाइपोकोटाइल के नीचे की ओर रूट होते हैं, एपिकोटाइल के ऊपर की ओर लीव्स स्टार्ट होते हैं. तो शूट सिस्टम इधर और रूट सिस्टम नीचे. अब ये यहाँ पे सिर्फ बीन सीड था जो जर्मिनेट किया था, बट यहाँ पे ये लास्ट वाले फिगर में पूरी तरह से एक प्लांट में कन्वर्ट हो चुका है. और इसे फिर से हम सीड नहीं बना सकते. इससे सीड बन सकता है लेकिन फ्लावरिंग के बाद, लेकिन इसी को वापस हम छोटा करके सीड नहीं बना सकते. यानी यहाँ से यहाँ तक का जो चेंज हो गया फ्रॉम द सीड टू दिस प्लांट, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता. तो इस तरह की मैच्योरिटी जो हो रही है, इंक्रीज़ हुआ है मास में या लेंथ में, इसी को हम ग्रोथ कहते हैं. प्लांट ग्रोथ का एक कर्व बनता है जिसे ग्रोथ कर्व कहते हैं. एक्चुअली ये सिग्मॉइड होता है, इसलिए सिग्मॉइड कर्व या एस शेप का होता है. इसके 3 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहला इनिशियल, थोड़ी सी यहाँ पे जो टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है और इसको लैग फेज़ कहा जाता है. फिर सीड जर्मिनेट हो जाने के बाद उसमें बहुत फास्टर रेट पे इंक्रीजमेंट होता है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है, इसको लॉग फेज़ कहा जाता है. एंड आफ्टर मैच्योरिटी फिर से वो स्लो हो जाती है प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और धीरे धीरे ये डेथ हो जाती है इनके प्लांट्स की. तो इस स्टेज को स्टेडी स्टेट बोलते हैं. और ये एस शेप का एक कर्व बनता है, इसलिए इस ग्राफ को सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है. तो लैग फेज़, लॉग फेज़ और स्टडी फेज़, इस टोटल टाइम पीरियड को मिला लिया जाता है और इसी को ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है. अब इस सिग्मॉइड कर्व में एक्सपोनेंशियल फेज यानी लैग, लॉग और स्टेशनरी फेज, तो लॉग को एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाता है और ये एक्सप्रेस किया जाता है W1 equals to W0 ERT. Say this, where W1 is the final size, weight, height, number, etc. W0 is the initial size at the beginning of period, जब शुरुआत होती है. R is the growth rate, R denote rate. T for the time of growth, कितना टाइम लग रहा है ग्रोथ में. और E base of natural logarithm. जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम प्लांट के ग्रोथ को मेज़र करते हैं उसे ऑक्सेनोमीटर कहा जाता है. कई टाइप के ऑक्सेनोमीटर होते हैं, बट यहाँ पे 2 ऑक्सेनोमीटर के बारे में दिया है, आर्क ऑक्सेनोमीटर या आर्क इंडिकेटर. ये कैसे पता चलता है? तो आर्क ऑक्सेनोमीटर को सबसे पहले देखते हैं. द एक्चुअल ग्रोथ in the length of plant is measured as follows. Suppose initial position of pointer is a centimeter, final is b centimeter, distance traveled by the pointer b minus a centimeter. Therefore, the actual growth in length equals to the distance traveled by the pointer into radius of pulley and the length of pointer measured from the center of pulley. अब ये एक आर्क ऑक्सेनोमीटर है, आर्क इंडिकेटर है. इसमें एक तरफ वेट है, ये बीच में पुली है और ये ग्रोथ है, थ्रेड इससे बांध दिया गया है. जैसे जैसे ग्रोथ होगी ये नीचे की ओर वेट की वजह से आएगा और ये पॉइंटर इंडिकेट करता जाएगा कि कितना ग्रोथ हुआ है. इसके अलावा दूसरा ये एक और ऑक्सेनोमीटर यहाँ दिया हुआ है. दिस इज़ फेपर्स ऑक्सेनोमीटर. तो फेपर्स ऑक्सेनोमीटर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका यूज़ किया जाता है. सी इन दिस स्ट्रक्चर
अब इससे पहले कि ग्रोथ में हम प्लांट हार्मोन्स की बात करें, सबसे पहले कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है, जैसे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। द सेल derived from root apical and shoot apical meristems and cambium differentiate and mature to perform specific functions. This act leading to maturation is termed as differentiation. तो सिंपली जो रूट और शूट एपिकल मेरिस्टम से सेल डिराइव होती हैं और कैम्बियम डिफरेंशिएट होता है, मैच्योर होता है, अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसी प्रोसेस को, इसी मैच्योरेशन वाले प्रोसेस को, एक्ट को डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंज बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद डी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग phenomenon, the living differentiated cells that by now lost the capacity of division can regain the capacity of division under certain conditions। और इसी फिनोमेना को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी किसी विशेष परिस्थिति में जब प्लांट के ऐसे सेल जो कि डिफरेंशिएट करने की अपनी कैपेसिटी खो चुके होते हैं, वो फिर से डिफरेंशिएट करने लगते हैं, तो उनको डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टम्स। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। तो फुली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से जब इंटरफेसिकुलर और कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम बनने लगते हैं तो इसको डी डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। नाउ व्हाट इज़ री डिफरेंशिएशन? तो री डिफरेंशिएशन क्या है कि डी डिफरेंशिएशन की फिनोमेना के करते समय कुछ मेरिस्टम टिश्यू जो कि डिवाइड करते हैं, एबिलिटी रखते हैं डिवाइड करने की, और फिर से सेल को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सेल प्रोड्यूस करके फिर अपनी एक कैपेसिटी को फिर से लॉस कर देते हैं। सो दिस टाइप ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन इज रीडिफरेंशिएटेड। सिंपली such type of meristems or tissue are able to divide and produce cells that again lost the capacity to divide but mature to perform specific function. They are get redifferentiated, यानी फिर से वो लॉस हो जाता है उनका फंक्शन डिवाइड करने का। इसी को रीडिफरेंशिएटेड या रीडिफरेंशिएशन इस फिनोमेना को कहते हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। Plant growth regulators are small, simple molecules of diverse chemical composition. They could be indole compound, that is indole 3-acetic acid IAA, इसी को ऑक्सिन नाम भी दिया जाता है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड भी हो सकता है, एब्सिसिक एसिड हो सकता है, एथिलीन हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। सो इनको कलेक्टिवली प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। बट जो न्यूअर टर्म है इसके लिए वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। तो इसमें जो सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग खोज हुआ था वो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट जो कोलियोप्टाइल के थ्रू किया था। इसको उन्होंने शो किया था कि कैसे कोलियोप्टाइल हटा देने पे रिस्पॉन्स नहीं हो पाता है प्लांट का, और कैसे टिप के प्रेजेंट होने पे वो लाइट की ओर रिस्पॉन्स करता है। यहीं से शुरुआत होती है FW वेंट के एक्सपेरिमेंट की, जो कि उन्होंने ओट सीडलिंग पे किया था, और फिर दिस लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। नाउ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन ग्रीक वर्ड ऑक्सियन से बना है, जिसका मतलब है टू ग्रो। इट वॉज फर्स्ट isolated from human urine. Auxin term applied to indole 3-acetic acid and other natural or synthetic compounds which are having the same property. So these are some structures of naturally occurring auxin and commonly used which are synthetic auxins. Indole 3-acetic acid, that is IAA natural, then 4-chloro indole 3-acetic acid, देन फेनिल एसिटिक एसिड, और बाकी ये कॉमनली जो सिंथेटिक हैं जो कि लैब में इजीली बनाए जाते हैं। अब ऑक्सिन के फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं।
तो सबसे पहला इसका इफ़ेक्ट होता है सेल इलोंगेशन और लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ पे। ऑक्सिन इज़ वेल नोन टू प्रमोट इलोंगेशन ऑफ द स्टेम एंड कोलेप्टाइल। इसके बाद सेल डिवीज़न इन कैम्बियम। ऑक्सिन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड प्रमोशन ऑफ cell division in the cambium. This is important in secondary growth of the stem and differentiation of xylem and phloem tissue. तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ऑक्सिन के कि ये एपिकल डोमिनेंस को शो करता है, यानी रूट और शूट दोनों के टिप पे ये ग्रोथ को शो करता है। ये थाइमन और स्कूग ने 1934 पे ये एक एक्सपेरिमेंट करके शो किया था कि कैसे ये एपिकल डोमिनेंस को शो करता है। देन नेक्स्ट इफेक्ट प्रिवेंशन ऑफ एब्सेशन लेयर। एब्सेशन लेयर क्या होता है? एक्चुअली जब प्लांट ओल्ड होने लगती हैं या उन पर कोई वायरस या बैक्टीरिया या पैथोजन अटैक करते हैं तो खुद को सेफ करने के लिए वाटर की सप्लाई और फूड की सप्लाई को ये बंद कर देते हैं, बीच में ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ पे एक हार्ड रिजिड लेयर बन जाती है, उसी को एब्सेशन लेयर करते हैं, जिसकी वजह से पत्ते या जो भी पार्ट है वो टूट के नीचे गिर जाता है। तो उसको बनने से रोकता है, प्रिवेंशन यानी प्रिवेंट करता है। देन रूट ग्रोथ एंड रूट इनिशिएशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ऑक्सिन प्रमोट रूट ग्रोथ। रूट की ग्रोथ तभी करता है जब ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन में होता है, एंड दैट कंसंट्रेशन इज़ नियर अबाउट 10 to the power -7 to 10 to the power -13 molar concentration. At higher concentration they always inhibit root growth. ये याद करने वाली बात है, ये कई बार CSIR, नीट और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछ चुका है। हायर कंसंट्रेशन पे ऑक्सिन रूट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इनफैक्ट द concentration of oxin which is most suitable for shoot elongation is always inhibitory to the root growth. Next, cell division in tissue culture, इसका ये भी बहुत बड़ा यूज़ है। देन पार्थेनोकार्पी में भी ऑक्सिन का यूज़ किया जाता है, इसको अप्लाई कर दिया जाता है स्वीटलेस फ्रूट बनाने में, टोमेटो, एप्पल और ककम्बर्स का। नेक्स्ट हार्मोन इज जिबरेलिन्स। एक्चुअली जिबरेलिन्स जो है वो जापानीज़ वर्ड है, जो कि इसका मतलब होता है बकाने डिजीज़ से ये लिया गया है, जिसका मतलब होता है मूर्ख। बकाने का मतलब होता है फुलिश, हिंदी में इसे मूर्ख कहा जाता है। एक्चुअली जिब्रेलिन की खोज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने की थी। इन्होंने फील्ड में देखा था, ये जापानीज साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में देखा कि कुछ प्लांट्स आवश्यकता से कई गुना अधिक बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, इनकी स्टेम पतली हो गई है। तो देखा कि यार ये बहुत ही अजीब टाइप की बात है, ये मूर्ख हैं क्या, ये पौधे बहुत लंबे हो गए हैं। सो उन्होंने बाद में पता लगाया कि ये जिब्रेला फुजिकोराई के इन्फेक्शन की वजह से, जिब्रेला फुजिकोराई एक फंगस है, इसके इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो जा रहा है। तो इनको बकाने डिजीज़ हो गई है। बकाने का मतलब मूर्ख। देन यबूटा और यबूटा सुमिकी, इन लोगों ने बाद में कल्चर से फिल्ट्रेट करके निकाल लिया यबूजा फुरिकाई का क्रिस्टल और इसको जिब्रेलिक एसिड का नाम दिया। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप बेवकूफ़ नहीं हो गए हैं, ये किसी केमिकल की वजह से इतने लंबे हो गए हैं। तो इसी तरह से इसकी डिस्कवरी हुई। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो गिबन स्केलेटन पे OH ग्रुप और COOH ग्रुप अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं। एंटी जिब्रेलिन्स क्या होते हैं? एंटी जिब्रेलिन्स वो केमिकल होते हैं दैट इनहिबिट द बायोसिंथेसिस एंड एक्टिविटी ऑफ जिब्रेलिन इन द प्लांट्स। यूजुअली दे कॉज डॉर्फिज्म इन द प्लांट्स बिकॉज दे आर नोन एज ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ को रोकने वाले एंटी जिब्रेलिन्स कहलाते हैं। ये एक जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हैं और यहाँ पे COO कीटोनिल ग्रुप और OH ग्रुप लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ जिब्रेलिन की। तो जिब्रेलिन टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिन एसिड से सिंथेसाइज होता है वाया टर्पिनॉइड पाथवे से। इस पाथवे को हम बाद में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे एक छोटा सा पाथवे हमने यूज़ किया है, इसको देखते हैं।
terpenoids are the compounds made up of 5 carbon isoprenoid building blocks joined head to tail. The gibberellic acids are diterpenoids that are formed from 4 such isoprenoid units. 4 ऐसी isoprenoid unit मिलती हैं तो इसका फॉर्मेशन होता है gibberellic acid का. Then biosynthetic pathway can be divided into 3 stages, each residing in the different cellular compartment. ऐसा हेडन और फिलिप्स ने 2000 में एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा था. स्टेज 1 विच अकर इन प्लास्टिड्स. स्टेज 1 प्लास्टिड्स में होता है. 4 isoprenoid units are assembled to give a 20 carbon linear molecule. इसको कहता है GGPA. इस मॉलिक्यूल को जो जिसमें कि 20 कार्बन के लीनियर मॉलिक्यूल है GGPA. दैट इज सी हियर इट इज GGPA. इट इज gyrenyl diphosphate GGPA, which is then converted into tetracyclic compound antcurine. इसको एंटकाउरिन में बदल दिया जाता है. फिर स्टेज 2 स्टार्ट होती है. यहाँ पे देखिए एंटकाउरिन, यहाँ पे देखिए GGPP. दिस इज GGPP कंपाउंड जो कि प्लास्टिड में हो रहा है. ये एंटकाउरिन में कन्वर्ट हो जाता है. फिर ये ट्रांसपोर्ट होके दूसरे मॉलिक्यूल में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. क्लोरोप्लास्ट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. यहाँ से स्टेज 2 स्टार्ट हो जाता है. एंटकाउरिन कन्वर्ट हो जाता है जिब्रेलिक एसिड 1,2 एल्डिहाइड्स में और फिर यहाँ से सीरीज चलती है. जिब्रेलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता जाता है. तो स्टेज 2 जो कि प्लास्टिक एनवलप के में स्टार्ट हो जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. तो एंटक्यूरिन इज कन्वर्टेड इन स्टेप वाइज मैनर फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म्ड जिब्रेलिक एसिड. और इस जिब्रेलिक एसिड को जिब्रेलिक एसिड 1,2 का नाम दिया गया है. द पाथवे टू जिब्रेलिक एसिड 1,2 इज essentially the same in all the plants. ये सभी प्लांट्स में सेम होता है. यहाँ से स्टेज 3 स्टार्ट होता है which occur in the cytosol. Gibberellic acid 1,2 is converted first into other carbon 20 gibberellic acids and then converted into carbon 19 gibberellic acids. So इस तरह से बायोसिंथेसिस होती है जिब्रेलिक एसिड की. अब जिब्रेलिक एसिड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहला इलोंगेशन ऑफ स्टेम. अगर इसको इंड्यूस किया जाए तो स्टेम इलोंगेट हो जाएगा. जैसे कि इस स्ट्रक्चर में ये प्लांट अभी छोटा है, इसमें जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस किया गया और ये लॉन्ग हो गया. फिर रिवर्सल ऑफ डॉर्फिज्म. डॉर्फिज्म को रिवर्स कर देना. देन बॉल्टिंग एंड फ्लावरिंग. फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए भी जिब्रेलिक एसिड को इंड्यूस किया जाता है. देन सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन में बहुत बड़ा यूज़ होता है इसका. जैसे कि ये एक सीड है, इसमें वाटर गया. वाटर जाने की वजह से इसके बाहर की एलिरॉन लेयर में ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ, एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए और फिर जिब्रेलिक एसिड ने एक्शन किया. जिब्रेलिक एसिड के एक्शन की वजह से ही ये ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है जो एलिरॉन लेयर की है. अल्फ़ा अमाइलेज बनते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप में अल्फ़ा अमाइलेज बने और ग्रोथ हुआ. अल्फ़ा अमाइलेज क्या करते हैं, जो एलिरॉन लेयर में कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेक्राइड के फॉर्म में उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, जिससे कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और इसी शुगर की एनर्जी फिर इसके ग्रोथ में जर्मिनेशन में यूज़ हो जाती है. तो सीड जर्मिनेशन में भी जिब्रेलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है. और इसका एक और बहुत बड़ा रोल है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी. तो सीड्स को फिर से जागृत कर देना, सुसुप्त अवस्था से बाहर निकाल देना, ब्रेक कर देना उनकी डॉर्मेंसी को, ये भी इनका काम है. इनका एक और महत्वपूर्ण काम है पार्थिनोकार्पी. पिछले फाइटो हार्मोन की तरह ये भी पार्थिनोकार्पी करते हैं और सीडलेस फ्रूट्स को बनाते हैं, वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन. स्पेशली यहाँ पे ग्रेप्स दिख रहे हैं. देखिए कैसे पार्थिनोकार्पी से सीडलेट बिना सीड के फ्रूट बन जाते हैं. तो सीडलेस फ्रूट्स इन्हें कहा जाता है. फ्रूट को एनलार्ज भी करते हैं, बड़े भी कर देते हैं. इस वाले में बड़े कर दिया है और यहाँ पे दिखा रहे कि कैसे गुच्छे में ये बनते रहते हैं. अब CSIR लेवल के एग्ज़ाम में बार बार जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन चेन के बारे में पूछता है कि एलिरॉन लेयर में ये कैसे ट्रांसडक्शंस होते हैं. तो यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है जिसमें डेला प्रोटीन को यूज़ भी किया गया है. तो यहाँ पे देखिए रिसेप्टर्स हैं. जिब्रेलिक एसिड इसको रिसेप्टर कहा जाता है. फर्स्ट स्टेप में यहाँ होता क्या है एक्चुअली कि जिब्रेलिक एसिड फ्रॉम द एम्ब्रियो फर्स्ट बाइंड टू द
हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन रिसेप्टर है GA1, और इस हाइपोथेटिकल मेम्ब्रेन रिसेप्टर से जब ये बाइंड हो जाता है तो आगे सेकेंड स्टेप स्टार्ट होता है क्या कि सेल सरफेस जिब्रेलिक एसिड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट्स विद हेटेरोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। यहाँ पे ये जी प्रोटीन है, ये हेटेरोट्राइमेरिक होती है। फिर सिग्नलिंग पाथवे का यूज़ होता है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन देते हैं, और दो सेपरेट यहाँ पे सिग्नल ट्रांसडक्शन जाते हैं। पहला कैल्शियम डिपेंडेंट पाथवे होता है जो CGMP इसके थ्रू जाता है, दिस वन, एंड F बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, तो F बॉक्स को एक्टिवेट कर देता है और इस तरह से SCF बॉक्स ये फिनोमेना कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाती है। दूसरा पाथवे ये है कि ये डायरेक्टली एंटर कर सकता है न्यूक्लियस में MY जीन्स के थ्रू, बिल्कुल डायरेक्टली एंटर कर सकता है जिब्रेलिक एसिड और अल्टरनेट रिसेप्टर को यूज़ करते हुए। इसके बाद F बॉक्स हम बात करते हैं क्योंकि ये अल्ट्रा मैकेनिज्म है, CSIR में ये ज़्यादा पूछा जाता है। सो द एक्टिवेटेड F बॉक्स प्रोटीन बाइंड्स टू डेला, दिस इज डेला, ये है डेला पोर्शन, DELLA, बाइंड्स टू डेला डोमेन repressor protein that is blocking the transcription of किसके ट्रांसक्रिप्शन को, MYB जीन को। इसको GAMYB भी कहा जाता है, जिब्रेलिक एसिड MYB जीन कहा जाता है। देन द डेलर डोमेन रिप्रेसर में ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, ये जो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है इसको ब्लॉक कर देता है। The repressor is then degraded via SCF ubiquitin ligase complex, तो SCF ubiquitin ligase complex के थ्रू फिर से रोका जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में होता क्या है कि mRNA बन जाते हैं MYB जीन के, जिससे MYB प्रोटीन बन जाती है। तो जब MYB प्रोटीन बनती है तो ये न्यूक्लियस में एंटर कर देते हैं और अल्फ़ा अमाइलेज फॉर्मेशन वाले फैक्टर से बाइंड हो जाती हैं, अल्फ़ा अमाइलेज को बनाते हैं। अल्फ़ा अमाइलेज क्या करते हैं, अल्फ़ा अमाइलेज जो एलिरॉन लेयर में कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में है, फिर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक बायोकेमिस्ट्री चलती रहती है एलिरॉन लेयर में, और ये CSIR लेवल के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नेक्स्ट ग्रोथ प्रोमोटर अगर सब्सटेंस की बात करें या फाइटो हार्मोन की बात करें तो साइटोकाइनिन्स या काइनेटिन। साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स उसको आगे बढ़ाना, ग्रोथ कराना, मूवमेंट कराना। तो साइटोकाइनिन वर डिस्कवर्ड इन सर्च ऑफ फैक्टर्स स्टिमुलेट प्लांट सेल टू डिवाइड, जो सेल को डिवाइड कराए, इसी को यानी जो साइटोकाइनेसिस कराए। तो ऐसे फैक्टर्स जो कि साइटोकाइनेसिस कराते हो, ऐसे केमिकल्स, उन्हीं को साइटोकाइनिन नेम दे दिया गया है। इट एक्ट प्राइमरली ऑन द सेल डिवीजन एंड हैव अ लिटिल इफेक्ट ऑन द एक्सटेंशन और ग्रोथ। अब इसको सबसे पहले जिया मेज में खोजा गया था, इसलिए G18 नाम भी दे दिया जाता है, और स्कूग और उनके वर्कर्स ने मिलकर विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने खोजा था। सो दिस इज़ अ काइनेटिन एंड दिस इज़ G18। फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं साइटोकाइनिन की, तो सेल डिवीज़न सबसे इसका मुख्य, सबसे मेन काम है सेल डिवीज़न कराना साइटोकाइनिन का। दूसरा डिले ऑफ सेनेसेंस, इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट भी कहा जाता है। सेनेसेंस इज द फिनोमेना इन विच द मैच्योर लीव्स लॉस देयर पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल, एंड टर्न येलो, प्रोटीन्स आर डिग्रेडेड एंड अल्टीमेटली शेड फ्रॉम द प्लांट्स। तो इसका मतलब ये है कि सेनेसेंस को रोकते हैं, यानी पत्तियों को गिरने से रोकते हैं ये। देन मॉर्फोजेनेसिस कराना, तो प्लांट्स में अलग अलग पार्ट्स को ग्रो कराने में भी हेल्प करते हैं। जैसे इट अपोजेस द इनिशिएशन ऑफ रूट्स इन द स्टेम, कटिंग ट्रीटेड विद ऑक्सिन। जो फिजियोलॉजिकल टॉप और बॉटम की स्टोरी है वो इसी से रिलेटेड है। फिर साइटोकाइनिन प्रमोट मूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट को भी प्रमोट करता है। देन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेसी, सुसुप्तावस्था को ये तोड़ता है जिससे कि जर्मिनेशन हो पाए।
Then cytokinin promote cell expansion in leaves and cotyledons. Again, cytokinin promote lateral bud growth. अब हम बात करते हैं एथाइलिन की, जो कि एक गैसियस हार्मोन है, इकलौता गैसियस फाइटो हार्मोन, और ये वोलाटाइल गैस है। एक कहावत सुनी होगी, कद्दू को देख के कद्दू रंग बदलता है। यानी एथिलीन एक बार किसी फ्रूट को पका देता है तो इतनी तेज़ी से ये गैस उसमें से निकलती है कि अगल बगल के सारे फ्रूट्स को पकाने लगता है, तो सभी को मैच्योर कर देता है और उनका कलर चेंज कर देता है। इसलिए कहावत बहुत फेमस है कि कद्दू को देख के कद्दू रंग बदलता है। इसका फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ये है कि ये फ्रूट राइपनिंग कराता है। अभी मैंने बताया है, कद्दू को देख के कद्दू रंग बदलता है, एकदम सेम कहावत। जल्दी से मैच्योर कराता है और पका देता है फलों को। देन लीफ बेंडिंग या एपिनेस्टी ये करता है। इसका एक और अच्छा इफेक्ट है एपिनेस्टी वाला। मोर ग्रोथ ऑफ अपर सरफेस देन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स कॉज द एपिनेस्टी। Such type of bending is controlled by the ethylene in many plants. At higher concentration, it reverses the opening movement of petals in many flowers and cause sleep disease. इसके बाद ट्रॉपिक रिस्पॉन्सेस के लिए भी एथिलीन बहुत ही जिम्मेदार है। देन नेक्स्ट, सप्रेशन ऑफ बड ग्रोथ। बड ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है एथिलीन। देन एब्सिसन, ये एब्सिशन को स्टिमुलेट करता है, यानी एथिलीन स्टिमुलेट्स एब्सिशन बाय फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोलेसेस। हाइड्रोलेज एंजाइम बनाता है जिससे कि एब्सिशन स्टिमुलेट हो जाती है। रूट को इनिशिएट करता है। एट लोअर कंसंट्रेशन 0.1 ppm इट प्रोमोट्स रूट ग्रोथ, वेयर एज एट हायर कंसंट्रेशन दैट इज़ 1.0 ppm इट इनहिबिट्स। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस कंसंट्रेशन पे ये प्रमोट करता है और किस कंसंट्रेशन पे ये रोकता है। देन सेक्स एक्सप्रेशन में एथिलीन मेजर रोल प्ले करता है, स्पेशली मोनोसियस फ्लावर्स के बारे में, और फीमेलनेस को ये ज़्यादा प्रमोट करता है। नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं इसकी, तो रिलीज ऑफ एथिलीन कॉमनली इनहिबिट्स ऑक्सीजन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कुछ फिगर्स हैं जो एथिलीन एक्शन से रिलेटेड हैं, जैसे ये है फ्रूट पकाने के लिए, कैसे इसका फ्रूट पकता है, और एक कैसे पत्तियों को नीचे की ओर यानी गिराता है, कैसे लेयर की फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे एब्सिशन लेयर को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट एंड फाइनल फाइटो हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड ABA। और एब्सिसिक एसिड को एक्चुअली इसको कहा जाता है कि ये डॉर्मेंसी या ग्रोथ इनहिबिटर इस टाइप का हार्मोन है। तो इसके फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी कुछ ऐसे ही होते हैं। देखिए, पहला फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है इसका बड डॉर्मेंसी करना, यानी एब्सिसिक एसिड एक्ट करता है किसकी तरह, ग्रोथ इनहिबिटर की, और बड में डॉर्मेंसी लाता है। सेकेंड, एब्सिसिक एसिड इज़ पावरफुल ग्रोथ इनहिबिटर। थर्ड, एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन करना। एब्सिशन लेयर क्या होता है, जैसे कि ये कोई लीफ निकली हुई थी, पेट्रियोल थी, यहाँ पे कुछ ऐसे सेल जिनके ऊपर सुबेराइज्ड या अन्य टाइप के केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, सुबेरिन या वगैरह, तो सुबेरिन इकट्ठा होगा तो सुबेराइज्ड हो जाएगा। सुबेरिन के इकट्ठा होने से ये होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम की ये वेन्स दिख रही हैं, इनसे फूड की सप्लाई बंद हो जाएगी, लीव्स से फूड नहीं आएगा और इधर से वाटर नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे इनके बीच में ये दरार पड़ने लगती है, यानी ये डेड होने लगती हैं सेल्स, और ये फिर एट लास्ट लाइक दिस, एट लास्ट ये यहाँ से टूट के अलग हो जाती हैं, पत्ती गिर जाती हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा एब्सिशन लेयर का फॉर्मेशन करना इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। देन जियोट्रोपिज्म, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल्स जियोट्रोपिक responses of roots. It is present in corn, chia, maize, root, cap, translocates basipetally and stimulates positive geotropic response, acting as inhibitor. रोल इन वाटर स्ट्रेस, तो ये इसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। जब पौधों में पानी की कमी होती है, ड्रॉट कंडीशन आती है, तो ये पत्तियों को सिकोड़ देता है और इस तरह से प्लांट को तैयार कर देता है
उस एडवर्स कंडीशन से लड़ने के लिए। सो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग में भी बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने स्टोमेटा के ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में बताया है। देन सेनेसेंस, एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स सेनेसेंस इन लीव्स by causing loss of chlorophyll pigment, decreasing the rate of photosynthesis and changing the metabolism of proteins and nucleic acids. बहुत बार बायोएसे के बारे में पूछा जाता है कि बायोएसे क्या है। सो इट इज़ द quantitative estimation of biologically active substance by the amount of their action in standardized condition in living organism. तो ऑक्सीन, सबसे पहले ऑक्सीन के बायोएसे की बात करते हैं अवीना कोलियोप्टाइल टेस्ट से। सीड्स ऑफ अवीना सटाइवा, जिसे ओट कहते हैं, आर जर्मिनेटेड ऑन द फिल्टर पेपर सोक्ड विद डिस्टिल्ड वाटर इन डार्क एट 25 ± 1 डिग्री सेल्सियस। इसको पहले ग्रो करा लिया जाएगा। देन द रेड लाइट को एक्सपोज करेंगे फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ 5 to 10 मिनट्स और ड्यूरिंग द डे टाइम इसे दिया जाएगा। आफ्टर 2 days ऑफ द जर्मिनेशन when coleoptile attain approximately 2 to 3 सेंटीमीटर। और कोलियोप्टाइल का मतलब प्लांट जो एकदम नया नया ग्रो करता है, वाइट और ग्रीनिश पोर्शन होता है, उसके ऊपर का पोर्शन, उसको कोलियोप्टाइल कहा जाता है। तो जब 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया तो उसके टिप को लगभग 1 सेंटीमीटर को उसको काट के निकाल लिया जाता है, रिमूव कर लिया जाता है शार्प प्लेट से। इसके बाद लगभग 5 मिलीमीटर का सब एपिकल रीजन का बहुत सारा कोलियोप्टाइल निकाल के और उसको सेक्शन बना लिया जाता है सेक्शन कटर के थ्रू, और उसको फिर पेट्री डिश पे हम रखते हैं। पेट्री डिश अलग अलग, ये देखिए, ये बहुत सारे अलग अलग हमने रीजन्स बना लिए हैं और ये पेट्री डिशेस हैं, इस पे हम फिर अलग अलग रखेंगे। अलग अलग पेट्री डिश में क्या होगा, पहले पेट्री डिश में वाटर होगा, दूसरे में सुक्रोज सोल्यूशन होगा, तीसरे में सुक्रोज प्लस ऑक्सीन इनका सोल्यूशन होगा। लगभग 5-5 कोलियोप्टाइल हर एक पेट्री डिश में रख देते हैं। 24 घंटे के बाद डार्क में रखने के बाद इसको हम चेक करते हैं उनकी साइज़ को, तीनों को। तो सेक्शन डिप्ड इन ऑक्सीन और सुक्रोज सोल्यूशन सो मार्क्ड इंक्रीज इन द लेंथ। ऑक्सीन और सुक्रोज सोल्यूशन में जो दोनों के मिक्सचर में थे वो ज़्यादा ग्रोथ शो करते हैं इन कंपैरिजन टू सिर्फ सुक्रोज सोल्यूशन या सिर्फ वाटर सोल्यूशन से। तो ये हो गया बायोएसे ऑफ ऑक्सीन। इसी तरह से बायोएसे ऑफ जिब्रेलिन भी किया जा सकता है। तो जिब्रेलिक एसिड को यहाँ पे लेट्यूस हाइपोकोटाइल टेस्ट से लिया गया है। शुरू की फिनोमेना तो लगभग सेम ही होती है। लेक्ट्यूका सटाइवा यानी लेट्यूस सीड यहाँ पे जर्मिनेट कराया जा रहा है और यहाँ पे एक ब्रीफ एक्सपोजर दिया जाता है। जर्मिनेशन जब हाइपोकोटाइल की हो जाती है 1 to 2 सेंटीमीटर, तो इसको वाटर और जिब्रेलिक एसिड के सॉल्यूशन में इनके जो भी पोर्शन हमने निकाला है उसको अलग अलग करके छोटे छोटे पेट्री डिश में रख देते हैं। लगभग 3 दिन के बाद जब बहुत सारी लाइट प्रोवाइड हो जाती है, लगभग 3 दिन के बाद हम इसको फिर से चेक करते हैं और मेज़र करते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे चेंजेस। तो 3 बायोएसे जिब्रेलिन के यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला लेट्यूस हाइपोकोटाइल इलोंगेशन बायोएसे, दूसरा द डॉर्फ राइस लीफ सीथ बायोएसे, तीसरा बार्ले एलेरॉन लेयर अल्फा अमाइलेज बायोएसे। तो बायोएसे 1 and 2 डिपेंड ऑन ग्रोथ रिस्पॉन्सेस, वेयरएस द थर्ड वन जिसे बार्ले एलेरॉन लेयर अल्फा अमाइलेज बायोएसे कहते हैं, जो पीछे हमने देखा भी, इट इज़ बेस्ड ऑन द एंजाइम प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन बाय जिब्रेलिक एसिड। अब साइटोकाइनिन की बायोएसे की बात करें तो कॉटिलेडन एक्सपेंशन टेस्ट किया जाता है इन द सेम मैनर जैसे कि हमने पहले किया था। कोकम्बर्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है और 3 दिन का इसमें भी टाइम लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिनोमेना होती है उसको बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म। फोटो मीन्स लाइट, पीरियड, तो लाइट का पीरियड, सनलाइट का पीरियड कितना है उससे रिलेटेड जो फिनोमेना होती है उसको फोटो पीरियडिज्म कहा जाता है। तो फोटो पीरियडिज्म में हम प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को कैटेगराइज करते हैं जो लॉन्ग डे हो सकते हैं, यानी जिनको कम से कम 12 घंटे की लाइट चाहिए, मिनिमम 12 घंटे की लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। याद रखेंगे, फोटो पीरियडिज्म हमेशा फ्लावरिंग के लिए ही पढ़ते हैं हम लोग। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो कम से कम 12 घंटे चाहिए फ्लावरिंग के लिए, उससे कम अगर लाइट मिलती है तो फ्लावरिंग नहीं होगी। शॉर्ट डे प्लांट्स
जिनको 8 घंटे से कम लाइट भी मिल जाए तो काम चल जाएगा, ज़्यादा लाइट मिली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 8 घंटे से कम लाइट चाहिए होती है शॉर्ट डे प्लांट्स को। डे न्यूट्रल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ज़्यादा लाइट मिले या कम लाइट मिले। नीचे कुछ यहाँ पे दिया गया फोटोपीरियडम से जुड़ा हुआ फिगर। सो अबव इट इज़ द फ्लावरिंग हो रही है लॉन्ग डे प्लांट्स में। क्रिटिकल फोटो पीरियड है यहाँ पे। क्रिटिकल फोटो पीरियड का मतलब इतनी आवश्यक ही है, इतनी चाहिए ही चाहिए। अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिलती है तो फ्लावरिंग नहीं होगी लॉन्ग डे प्लांट्स में। इससे ज़्यादा लाइट मिलेगी तभी फ्लावरिंग होगी। शॉर्ट डे प्लांट्स में ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिलेगी तभी फ्लावरिंग होगी। इससे ज़्यादा लाइट मिल गई तो फ्लावरिंग नहीं होगी। और यहाँ पे फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी, इस फिगर में हम देख रहे हैं फ्लावरिंग इट इज़ आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी। डे न्यूट्रल प्लांट्स की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिटिकल पीरियड का यहाँ कोई झंझट नहीं है थर्ड वाले फिगर में। एक लास्ट टर्म बचता है, इसे कहते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन एक्चुअली इसे कोल्ड ट्रीटमेंट का भी नाम दिया जाता है। देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटिवली और क्वालिटिवली, या तो क्वांटिटी वाइज होती है या तो क्वालिटी वाइज होती है, डिपेंड ऑन द एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर। इसके लिए बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इस तरह की फिनोमेना को ही वर्नलाइजेशन बोलते हैं। इट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट late in the growing season and enables the plant to have sufficient time to reach maturity. Vernalization refers especially to the promotion of flowering by a period of low temperature. यानी इसको कहा जाता है कि कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के फिनोमेना को वर्नलाइजेशन कहा जाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फूड प्लांट्स हैं जैसे वीट, बार्ले, जिनकी दो वैरायटी होती हैं, विंटर और स्प्रिंग वैरायटी। द स्प्रिंग वैरायटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग एंड कम फ्लावर एंड टू प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। जबकि विंटर वैरायटीज़ होती हैं, इनको प्लांट किया जाता है स्प्रिंग या नॉर्मली अगर इसमें कर दिया तो फेल हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए, तो इनको ठंडी के सीज़न में ही डाला जाता है। लेकिन फिर इसमें लो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि इनमें फ्लावरिंग हो और ये मैच्योर हो पाए। तो इस तरह से ये था वर्नलाइजेशन और फाइटो हार्मोन। आई थिंक दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।